एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि विक्टर अब अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। ब्लड सेशन के बाद में वो वायलेट की गोद में आराम से लेटा हुआ था और वायलेट उसके बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। लेकिन विक्टर के मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। उसके सभी इमोशन बदल रही होती है। उसको ऐसा फील होता है वो हमेशा से शांत और लॉजिकल पर्सन रहा है। उसकी माँ उसे हमेशा हर सिचुएशन में दिमाग से काम लेना सिखाई थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। ये उसके लिए एक बहुत ही अजीब और नया फीलिंग होता है। वायलेट उसको समझाती है कि ये काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है। एक वैम्पायर बनने के बाद में उनकी इमोशन इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और गहरी हो जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर वैम्पायर अलग थलग रहते हैं, क्योंकि अगर कोई नया वैम्पायर अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाए तो वह छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। विक्टर को यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो समझने लगता है कि वैम्पायर जितना ताकतवर होते हैं उतना खतरनाक भी हो सकते हैं। इसी बीच अचानक कमरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। विक्टर मुड़कर देखता है तो वही गोल्डन हेयर वाली मेड नतालिया खड़ी होती है। वो वायलेट से कहती है कि एक मेहमान आया है और उन दोनों को अच्छी तरह से ड्रेस पहन लेना चाहिए। वायलेट के चेहरे पर हल्की सी झुंझुलाहट दिखाई देने लगती है, लेकिन वो गुस्सा मेड पर नहीं होती है बल्कि आने वाले गेस्ट पर होती है। विक्टर अचानक उसके गोद में से उठ जाता है। उसकी आंखें हल्की लाल चमकने लगती है। वो अपना नजर सीधे मेंशन के गेट पर डालता है तो उसको वहाँ पर दो परछाई दिखाई देता है, एक लड़का और एक लड़की की। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उन दोनों का गर्दन लाल चमक रहा होता है, जिससे विक्टर समझ जाता है कि वो दोनों वैम्पायर ही होंगे। वायलेट उसको काफी ज्यादा क्यूरियस होकर देखने लगती है। उसकी आंखों में चमक होती है जैसे कि वो किसी दिलचस्प चीज को देख रही हो। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ये देखने वाला क्षमता है, तुम कितने दूर तक देख सकते हो। विक्टर सीधे सीधे बता देता है कि मैं अभी तक अपने ताकत की सीमा को चेक नहीं किया हूँ। जो सुनकर वायलेट थोड़ी सी निराश हो जाती है, मगर जल्दी ही उठ के खड़ी हो जाती है। तभी नतालिया दीवार में एक बटन को दबाती है, जिससे वहाँ पर एक अलमीरा निकल जाती है। उसमें सभी तरह के कपड़े होते हैं, जिसमें लड़का लड़की सभी लोगों का कपड़ा शामिल होता है। वायलेट मुस्कुराते हुए विक्टर से कहती है कि कोई भी कपड़ा तुम चुन सकते हो, क्योंकि ये सब पहले से मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखी थी। विक्टर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे कि ये हमेशा उसको देख रही थी। तभी अचानक कागुया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसे मेहमानों के सामने ठीक से तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक नोबल वैम्पायर होने के नाते उसकी छवि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विक्टर कागुया को देखता है तो पाता है कि वह थोड़ा सा कम हाइट की होती है, काले बालों वाली होती है और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन होता ही नहीं है। और जब वो उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम कागुया बताती है और साथ ही में यह भी साफ कर देती है कि विक्टर वायलेट का हस्बैंड होने के कारण वो उनके लिए लॉर्ड बन गया है। कागुया के मुंह से वायलेट का हस्बैंड होने वाला बात को सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से वायलेट को देखने लगता है, जिसको कि नतालिया तैयार कर रही थी। उसकी आंखों में सवाल था कि मैं हस्बैंड कब बन गया, और इसका जवाब वायलेट अपने एक बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब से मुस्कान से देती है और उसको समझाती है कि फिल्मों के उलट वैम्पायर बनना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफी सारे नियम होते हैं, जैसे कि इंसानों का वर्जिन होना और एक खास रिचुअल का होना। उस रिचुअल के दौरान एक मैजिक सर्कल बनता है और उसी वही वो पल होता है जब वैम्पायर तय करता है कि सामने वाला इंसान उसका स्लेव बनेगा या फिर हस्बैंड बनेगा। और वायलेट विक्टर को अपना हस्बैंड चुनी होती है। ये सब जानकर विक्टर को अपने पुराने यादों को वही मैजिक सर्कल याद आने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखें फिर से लाल होने लगती है और उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगता है, जैसे कि एक अजीब तरह की इमोशन उसके अंदर भर रही हो। उसे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि वो वायलेट के इमोशन को भी फील कर रहा होता है, जो कि हैप्पीनेस, प्यार, गुस्सा, खुशी और एक खतरनाक हद तक एकदम पॉजिटिव होता है। सब कुछ फील कर पा रहा होता है। ये सब इतना तेज था कि एक पल के लिए वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। वायलेट अपना दिल पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? विक्टर हाँ में जवाब देता है। वो इस कनेक्शन को साफ महसूस कर पा रहा था, जैसे कि दोनों के बीच में कोई गहरा रिलेशन बन चुका हो। मगर उसी दौरान उसे एक बहुत ही हल्का, लगभग ना के बराबर एक और कनेक्शन भी महसूस होता है, जो कि बहुत ही दूर किसी ऐसा जगह पर होता है जिसको कि वो पूरी तरह से फील नहीं कर पाता है। वायलेट उसको बताती है कि यह उनका रिलेशनशिप का सबूत है। अब से वो हमेशा के लिए उसका पति और उसका डार्लिंग बन गया है। वायलेट के चेहरे पर एक पागलपन भरी लेकिन खूबसूरत सी मुस्कान थी। खतरनाक तो था लेकिन फिर भी एकदम अट्रैक्टिव था। विक्टर को ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है,
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उससे इससे कोई परेशानी भी नहीं होती है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है कि हम लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं, तो तुम मेरा ख्याल रखना हनी। विक्टर का इतना कहना ही था कि वायलेट का खुशी तो काबू से बाहर हो जाती है और वो एक झटके से उसके सामने आकर उसको कसकर गले लगा लेती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी डार्लिंग। उसके उस हरकत से विक्टर को ऐसा लग रहा होता जैसे कि वो वायलेट के अंदर कोई स्विच को ऑन कर दिया हो। वो अचानक उसे कसकर गले लगाने लगी, बार बार डार्लिंग कहते हुए उसे अपने पास खींच रही थी, जैसे कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहती है। उसका व्यवहार उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन साथ में वो काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी भी लग रही थी। अनजाने में विक्टर उसके सफेद बालों का सहलाना शुरू कर देता है। जैसे उसके हाथ वायलेट के बालों को छुए, वो अचानक से रुक जाती है और धीरे से विक्टर की तरफ मुड़ती है। दोनों की दूरी बहुत ही कम थी, उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। वायलेट हल्की झिझक के साथ पूछती है कि क्या उसका ऐसा बिहेव करना उसको परेशान कर रहा है। विक्टर साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा ये रूप अजीब नहीं बल्कि थोड़ा प्यारा है। अब ये सुनकर वायलेट एक पल के लिए एकदम जैसे चढ़ गई हो और जैसे उसके दिल पर सीधा असर हुआ हो। पीछे खड़ी काबूया वो सब देखकर धीरे से कहती है कि लगता है कि वो अपने रास्ते में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है और पीछे नहीं आ सकती है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर नातालिया उसको चुप रहने का इशारा कर देती है। इसी बीच विक्टर को एहसास होता है कि वो अपने पुराने कपड़ों में है ही नहीं, बल्कि एक ब्लैक सूट में खड़ा है। जो देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कब उन लोगों ने उसका कपड़ा बदल दिया। कागुया बिना किसी एक्सप्रेशन का उसको बताती है कि मैं अपने काम में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं बिना किसी को पता चले लोगों का कपड़ा ड्रेस को चेंज कर सकती हूँ, और यही मेरा ड्यूटी है जिसको कि मैं काफी अच्छी तरह से निभाती हूँ। अब ये सुनकर तो विक्टर के पास में बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, उसका मुंह ही बंद हो गया होता है। और जब वो वायलेट की तरफ देखता है तो अब भी वो एक अजीब सी खुशी में खोई होती है। धीमे धीमे हंसते रहती है, जैसे कि वो कोई सपना एकदम देख रही हो, ड्रीमी स्माइल कर रही होती है। जो सब देखकर नतालिया कहते हुए जाती है कि लगता है कि अब टाइम आ गया है वायलेट के पेरेंट को इसके बारे में बताने के लिए। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते जाती है। वहीं पर विक्टर अब धीरे धीरे इस अजीब से दुनिया को समझने लगा था, जहाँ पर वो देखता है कि एक तरफ कागुया जैसे एकदम बेहद प्रोफेशनल मेड है, दूसरी तरफ नतालिया है जो कि उसकी बिना कोई परवाह करती है, और ऊपर से वायलेट जिसका व्यवहार कभी शांत तो कभी पूरी तरह से अलग हो जाता है। उसे साफ लगने लगा था कि वैम्पायर सच में काफी ज्यादा अजीब होते हैं। कुछ समय के बाद में वायलेट अपनी उस अजीब हालत से थोड़ी सी नॉर्मल होती है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल तो हो ही जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे कमरे में जाकर बैठते हैं। विक्टर सोफे पर बैठा था और वायलेट बिल्कुल उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए हल्की मुस्कान दे रही थी। इस समय वो एकदम एक रियल नोबल लेडी की तरह एक्ट कर रही थी, जैसे कि कुछ देर पहले जो हुआ वो थी ही नहीं है। विक्टर उस कमरे को गौर से देखता है तो उसको फील होता है कि ये कमरा बाहर वाले कमरे से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी थी, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा था। इसीलिए वो अपने रेड विजन का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा का पूरा दुनिया लाल रंग में बदल जाती है। तो वो देख पाता है कि पूरा मेंशन वैम्पायर से भरा हुआ था। करीब 20 के आसपास वैम्पायर हर कोने में मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी कुछ परछाइयां दिखाई दे रही थी। और इस पूरे मेंशन में सिर्फ एक ही इंसान थी, और वो थी नतालिया। उसे देखकर विक्टर को और भी अजीब लगता है, क्योंकि वो नीचे दो वैम्पायर के साथ आराम से कुछ कर रही थी, या फिर पता नहीं कुछ कर रही थी। तभी सामने बैठा एक वैम्पायर बातें शुरू करता है। वो लंबा सलीके से तैयार आदमी था, लगभग किसी सक्सेसफुल लॉयर का जैसा लग रहा था। वो विक्टर और वायलेट दोनों को एक साथ उतना करीब बैठे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वायलेट बीच में उसको रोक देती है और बिल्कुल शांत लेकिन खुशी भरी आवाज में कहती है, ये मेरा हस्बैंड है। जो सुनकर एकदम कमरे में पूरे एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सामने बैठा वो आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि ये शादी कर ली होगी। वहीं पर विक्टर उन दोनों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सामने बैठी उस महिला को गौर से देखता है। उसके छोटे काले बाल थे, सख्त नजरें थी, और वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि विक्टर उसका कोई शिकार हो। और उस लड़की का नाम कैरन होता है। वहीं पर उसके साथ में वो जो आदमी बैठा होता है, वो लंबा सलीकेदार और जो कि एकदम सफल लॉयर का जैसा लग रहा था, वो उसका नाम लूसी होता है। लूसी फिर से कुछ बोलने ही वाला होता है, मगर वायलेट हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद करके और तीखे अंदाज में बोलती है कि वो उसके निजी जीवन में दखल ना ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो अपने मम्मी के पास चली जाएगी। उसके ये बोलने के बाद में कमरे का माहौल फिर से थोड़ा सा एकदम ऑकवर्ड हो जाता है, एकदम ठंडा सा हो जाता है।
लूसी जल्दी से खुद को संभालते हुए हल्का सा खांसता है, फिर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर एक किसी वजह से आया हूँ, और वो वजह ये है कि मैं इस शहर में और भी वैम्पायर लाने की अनुमति चाहता हूँ। अब ये सुनते ही विक्टर का ध्यान पूरी तरह से उस पर टिक जाता है और उसका अच्छी तरह से देख कर कुछ सोचने लगता है। वहीं पर वायलेट अब अपनी आंखें खोलती है, जो कि अब हल्की सी लाल चमक रही होती है। ये उसका इलाका होता है और बिना उसके स्नो फैमिली के अनुमति के कोई भी दूसरा वैम्पायर यहाँ पर दूसरे वैम्पायर को लाने के इजाजत नहीं मिलता है। वायलेट थोड़ी सी सख्त आवाज में उससे पूछती है, क्या तुम हमारे फैमिली का अगेंस्ट वॉर चाहते हो क्या? लूसी तुरंत मना करने लगता है और जल्दी से कहने लगता है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूँ कि तुम्हारे स्नो क्लान को नाराज कर दूं। इतना बोलकर वो आगे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मुझे मरने से डर लगता है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए और वैम्पायर लाना चाहता हूँ ताकि किसी अनजान हमले से मैं बच सकूं। लूसी के बातों में डर तो छिपा था, लेकिन वो एक चालाकी भी थी, जैसे कि वो कुछ प्लान कर रहा हो। वहीं पर वायलेट उसको ध्यान से देखती है और थोड़ी सी बोर होते हुए पूछती है कि क्या तुमको इंक्विजिशन से डर लग रहा है? इंक्विजिशन का नाम सुनकर फिर से पूरा का पूरा कमरा का माहौल एकदम फ्रीजिंग डिग्री पे एकदम ठंडा सा माहौल हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वायलेट के मुंह से इंक्विजिशन के बारे में सुनकर विक्टर थोड़ा सा चौंक हो जाता है और पूछता है कि ये इंक्विजिशन क्या है। यह सुनते ही उसके सामने खड़ा लूसी अचानक ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि कोई इम्पॉसिबल बात सुन लिया हो, और वो हल्का सा ताली बजाते हुए नकली सरप्राइज दिखाता है और नकली सरप्राइज दिखाते हुए कहता है, तो लॉर्ड हस्बैंड को ये भी नहीं पता कि इंक्विजिशन होती क्या है? आखिर तुम वैम्पायर कब बने हो? कहीं तुम न्यू बॉर्न तो नहीं हो ना? उसकी आवाज कैजुअल थी, लेकिन शब्दों में साफ टीजिंग और मोकरी छिपी हुई थी। तभी लूसी के बगल में खड़ी कैरन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नो क्लान की प्रिंसेस किसी प्लेबियन को अपना हस्बैंड बनाएगी। लगता है कि आज सच में हेल जम चुका होगा। उन दोनों के ऐसे बातें करने से कमरे का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा होता है। दोनों लगातार विक्टर को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि विक्टर को गुस्सा आता ही नहीं है। वो तो उन्हें ऐसे देख रहा होता है जैसे कि इंसान चींटी को देखता है। और क्या इंसान को इस बात से फर्क पड़ता है कि एक चींटी उसके बारे में क्या सोचता है? नहीं। और शायद यही एक वजह थी जिसके कारण विक्टर के चेहरे पर जरा सा भी इरिटेशन आता ही नहीं है, और वो उन लोगों से कहता है कि तो ये सब तुम्हारा मुझे प्रवोक करने का तरीका है? कितना चाइल्डिश है। उसकी सभी बातें सुनकर लूसी कुछ सेकंड के लिए सच में चौंक जाता है और उसकी बगल वाली लड़की कैरन की भी आंखों में सरप्राइज साफ नजर आने लगता है। उन्हें शायद उम्मीद थी कि विक्टर अपना टेम्पर खो देगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि न्यू बॉर्न वैम्पायर अक्सर अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन विक्टर बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना बेचैनी थी, एकदम सिर्फ एकदम कामनेस था। विक्टर लूसी की तरफ देखते हुए आगे कहता है कि अगर ये बात कोई न्यू बॉर्न वैम्पायर बोलता तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुम तो पुराने वैम्पायर लगते हो, तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा होगा, फिर भी तुम इतना ज्यादा अग्रेशन क्यों दिखा रहे हो? और फिर थोड़ा सा रुकता है और बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ उनसे कहता है कि कहीं तुम्हारा पीरियड तो नहीं चल रहा है ना, या फिर हर समय तुम अपने पीछे में कुछ डालकर तो नहीं रखी हो ना जिससे तुम इरिटेट होते जा रही हो। उसका ये बोलना ही था और पूरा का पूरा कमरा एक सेकंड के लिए एकदम डेड साइलेंट हो जाता है। वहीं पर विक्टर बिना रुके आगे बोलता है, क्या कैरन तुमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है? अगर जरूरत पड़े तो मैं लिटिल टिम्मी को बुला दूंगा। लूसी काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछता है, टिम्मी? अब ये टिम्मी कौन है? अब ये सुनकर विक्टर ऐसे एक्सप्रेशन बनाता है जैसे कि वो दुनिया का सबसे शॉकिंग सवाल सुन लिया हो, और वो वैसे ही हैरानी में कहता है, ओह तो तुम लेजेंडरी टिम्मी को नहीं जानते हो? लगता है कि हजारों साल जीने का मतलब ये नहीं है कि आदमी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ भी ना जानता हो। चलो मैं तुम्हें इनलाइटन कर देता हूँ। टिम्मी एक चर्च बॉय है जो कि 2 मीटर लंबा मस्कुलर है, और वो तो स्पेशली वैम्पायर को अपने हथियार से, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे लगता है तुम लोगों का बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छा रहेगी। तभी अचानक वायलेट के होठों से हंसी निकल जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपने आप को एकदम संभाल लेती है और फिर उसी तरह से एलिगेंट नोबल एक्सप्रेशन में अपना चेहरा वापस ला लेती है। हालांकि उसके होठों पर अभी भी थोड़ी सी मुस्कान होती है। दूसरी तरफ में लूसी उसकी सभी बातें सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसका चेहरा का नकली मास्क धीरे धीरे टूटने लगा हो। वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? इस बार उसका आवाज में कोई भी मजाक नहीं था, बल्कि वो सच में गुस्सा था। विक्टर उसको एकदम ध्यान से देखता है तो जहाँ पर लूसी अब एकदम सोफिस्टिकेटेड नोबल वैम्पायर नहीं बल्कि एक सैडिस्टिक ओल्ड वैम्पायर लग रहा था, जिससे कि लोगों को डराना और मारना पसंद हो।
मगर उससे विक्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है वो जैसा उम्मीद था, ओल्ड वेम्पायर सच में जल्दी सेनियल हो जाते हैं। लूसी की आंखों में तब खून उतर आता है और कमरे का माहौल अचानक काफी ज्यादा भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी भी विक्टर पर हमला कर दे। लेकिन तभी अचानक वायलेट लूसी को आवाज लगाती है, जिससे पूरे कमरे में उसका आवाज गूंज उठती है और उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी और उस मुस्कान के पीछे उसका छिपा हुआ सार्फ वेम्पायर फैंग्स साफ दिखाई दे रहे थे। और वो कहती है, तुम भूल तो नहीं रहे हो ना कभी तुम कहाँ पर खड़े हो। जैसे ही वो ये कहती है, पूरा मैंसन किलिंग इंटेंट से भर जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि हर दीवार, हर छाया, हर कोना लूसी को घूर रहा हो। लूसी के माथे पर पसीना की छोटी छोटी बूंद उभर आती है। उसको तुरंत समझ में आ जाता है, एहसास हो जाता है कि वो कोई बहुत बड़ा गलती करने वाला था। अगर वो अभी एक गलत कदम उठाता है तो शायद वो इस मैंसन से जिंदा भी बाहर ना जा सके। ये सोचकर वो अपना चेहरे का एक्सप्रेशन को अचानक पूरी तरह से बदल लेता है। ऐसा जैसे कि पहले वो कुछ देर पहले एकदम गुस्सा था ही नहीं। और नकली खांसी करने के बाद अगले ही पल एक जेंटल स्माइल चेहरे पर लाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लेडी वायलेट, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। जैसे वो ये कहता है, पूरे मैंसन का किलिंग इंटेंट अचानक गायब हो जाती है। लेकिन हवा में अभी भी थोड़ा सा एकदम दबाव मौजूद था। विक्टर साफ महसूस कर सकता था कि अगर लूसी को एक बेवकूफी करता है तो उसका यहाँ से जिंदा बचना मुश्किल ही होने वाला है। विक्टर उसको एक्सप्रेशन को चेंज करते देखकर मन ही मन थोड़ा सा इम्प्रेस होते हुए सोचता है कि इतना जल्दी इमोशन को कंट्रोल करना सच में पुराने वैम्पायर का लेवल तो अलग ही है। ये सब सोचकर वो लूसी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो सीधे वायलेट की तरफ देखकर फिर से पूछता है कि आखिर ये इंक्विजिशन है क्या। वायलेट इसको जवाब देती है कि इंक्विजिशन वेटिकन चर्च के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका काम उन वैम्पायर को पकड़ पकड़ के हंट डाउन करना है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो ब्लेस्ड वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होली वाटर से कोटेड हथियार और बाइबल वर्स चैंट करके वैम्पायर के माइंड पर परमानेंट डैमेज पहुंचाते हैं। विक्टर समझ जाता है कि इंक्विजिशन और कोई नहीं बल्कि वैम्पायर हंटर्स है, मगर फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विक्टर उन लोगों में से नहीं था जो कि प्रॉब्लम के बारे में स्ट्रेस लेते रहते हैं और वो भी उस प्रॉब्लम के बारे में जो कि अभी तक हुआ ही नहीं हो। अभी विक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उसको इस नए दुनिया को समझना है और खुद के अंदर हो रहे बदलाव को भी जानना है। विक्टर अभी एकदम छोटी सी मछली होता है जिसे कि अचानक एक बिल्कुल नया और खतरनाक झील में छोड़ दिया गया हो। ये सब सोचकर विक्टर थोड़ा सा झुककर वायलेट के कान के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि मैंने अपने कमरे में टेस्ट किया था, जीजस का क्रॉस का मुझ पर तो कुछ असर नहीं हुआ था, तो क्या इसका मतलब मैं इम्यून तो नहीं हूँ ना। वायलेट नाम में सर हिलाते हुए कहती, नहीं, तुम चर्च के अटैक से इम्यून नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में जो क्रॉस था वो बस एक नॉर्मल आइटम था, लेकिन चर्च जिन वेपन का इस्तेमाल करती है उन्हें खुद पोप ब्लेस करते हैं। द पोप वो इस दुनिया में गॉड्स के सबसे क्लोजेस्ट फिगर माने जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए विक्टर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो फिर काफी ज्यादा उत्सुकता भरी नजरों से उससे पूछता है, तो क्या इसका मतलब इस दुनिया में भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। वायलेट कुछ पल के लिए तो चुप रहती है, उसके चेहरे पर भी हल्की कंफ्यूजन दिखाई देती है और वो वैसे ही कहती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद करता होगा। आखिर उन ब्लेस्ड वेपन का असर हम पर होता तो है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। वहीं पर विक्टर सोच रहा होता है, चर्च एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हजारों सालों से मौजूद है, तो जाहिर से बात होगी कि उनका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में फैला होगा। शायद उनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट से भी ज्यादा हो सकता है। तभी लूसी फिर से बातें शुरू करते हुए पूछता है, लेडी वायलेट, क्या आप मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी। वायलेट बिना किसी हेजिटेशन के मना करते हुए कहती है कि मैं वैम्पायर को यहाँ पर लाने की परमिशन तुमको नहीं दे रही हूँ, ये मेरा टेरिटरी है और अगर इंक्विजिशन यहाँ पर आ भी जाता है तो मैं और मेरा फैमिली इसे हैंडल कर लेंगे, तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्टर सब कुछ एकदम शांत होकर चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसको अभी पूरी सिचुएशन की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो एक बात तो समझ गया था कि उसे लूसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जितनी बार भी वो उस ओल्ड वैम्पायर को देखता है, उसके अंदर एक अजीब सा वार्निंग सेंसेशन उठने लगती है, जैसे कि उसका हर इंस्टिंक्ट उसे अलर्ट कर रहा हो। और तभी अचानक विक्टर के दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है, इसलिए वो वायलेट से कहता है, हनी, हमारी इस फ्रेंड को तुम परमिशन क्यों नहीं दे देती हो। वायलेट थोड़ी सी क्वेश्चनिंग आंखों से देखते हुए कहती है, डार्लिंग। कुछ सेकंड तक वायलेट उसको वैसे ही देखते रहती है,
फिर समझ जाती है कि ये जरूर कुछ प्लान बना रहा होगा, इसलिए वो धीरे से अपना सिर हिला देती है, जैसे कि कह रही हो जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। जवाब मिलने पर विक्टर मन ही मन मुस्कुरा देता है और सोचता है सीरियसली कितनी क्यूट हो यार तुम। फिर वो लूसी की तरफ देखता है और उससे कहता है लूसी तुम मेरी वाइफ के टेरिटरी में कितना वेम्पायर लाना चाहते हो। लूसी पहले कुछ सेकंड तक विक्टर को देख कर कुछ सोचता है और फिर कहता है कम से कम 50 वेम्पायर में लाना चाहता हूँ। विक्टर कहता है 50 ये तो काफी ज्यादा हो जा रहा है। फिर वो कैजुअली उससे पूछता है क्या वो सब तुम्हारी ऑफस्प्रिंग है। लूसी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो सभी मेरे गुलाम है। ये सुनकर विक्टर धीरे से सोफे पर टिक जाता है। अब उसकी आंखों में पहले वाला केयर फ्री फीलिंग नहीं होता है, वो सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर रहा होता है और कहता है तो तुम खुद को इंक्विजिशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यही बात है ना? ठीक है, हम तुम्हारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी विक्टर आगे कहता है लेकिन ये बोलकर वो अपने सिर कागुया की तरफ मोड़ता है और उसको कुछ लाने के लिए कहता है। कागुया बिना एक शब्द बोले सिर झुकाकर अगले पल हवा में गायब हो जाती है और कुछ सेकंड के बाद वापस लौटती है तो इस बार उसके हाथ में सिटी का मैप होता है। विक्टर उस मैप को सामने टेबल पर रख देता है और कागुया दोबारा लाया गया पेंसिल उठाकर मैप पर एक बड़ा सा सर्कल बनाता है और बनाकर कहता है कि अपने मिनियन को इस सर्कल के अंदर मत आने देना। वो सर्कल वायलेट का मेंशन को कवर कर रहा था और साथ ही में विक्टर के घर को भी, जो कि सरप्राइजिंगली उसके मेंशन के काफी ज्यादा करीब था। लूसी कुछ पलों के लिए तो मैप को देखता है और जवाब देने से पहले वो वायलेट की तरफ देखता है जैसे कि वो फाइनल परमिशन उसी से ले रहा हो। वायलेट बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में सिर हिला देती है, इसलिए वो उसको अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ ही सेकंड के बाद में लूसी सोफा से उठते हैं और विक्टर की तरफ थैंक यू बोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन उसी पल विक्टर को कुछ अजीब महसूस होता है। लूसी का ग्रिप अचानक स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जैसे कि वो जानबूझकर उसका हाथ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, जिससे विक्टर की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और वो सोचता है कि पुराना वैम्पायर का तो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने ही चाहिए, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं ही इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सोचकर वो धीरे धीरे अपना शार्प वैम्पायर फैंग यानी कि 2 नुकीले दांतों को निकालता है और अपने मन में कहता है अब जबकि तुम ये शुरू किए हो तो कंप्लेन मत करना। ये सोचकर वो अपनी ग्रिप में बस थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता है, जिससे हड्डी के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। लूसी का हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन कमरे में मौजूद लगभग हर इंसान ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ वायलेट ही अलग थी, वो थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी और लूसी को ऐसे देख रही थी जैसे कि ये बंदा तो ऑलरेडी मारा जा चुका है। लूसी कुछ सेकंड तक अपने टूटे हुए हाथ को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर तो आ रहा था, लेकिन वो उसको काफी अच्छी तरह से छुपा रहा होता है। फिर वो वायलेट की तरफ देखकर उसको बाय बोलकर चला जाता है। वायलेट कुछ भी नहीं कहती है, बस हल्के से सिर हिला देती है और फिर कागुया दोनों गेस्ट को मेंशन के बाहर छोड़ने चली जाती है। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कमरे का माहौल फिर से शांत हो जाता है और विक्टर सोफे पर बैठा होता है और अगले ही पल वायलेट सीधे उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। वो अपनी बाहें विक्टर के गर्दन के चारों तरफ लपेट ली होती है और पूछती है कि आखिर तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो। विक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि मछली को जाल में फांसने की तैयारी कर रहा हूँ। लूसी वह केचुआ है जो कि बड़ी मछली को बाहर खींचेगा। वायलेट की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर अम्यूज्ड स्माइल आ जाती है और वो कहती है तुम इस वैम्पायर वर्ल्ड के साथ तो थोड़ा सा जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो क्या? विक्टर कंधे उचकाते हुए कहता वैम्पायर और ह्यूमन में ज्यादा फर्क है ही नहीं, आखिर वो भी कभी ह्यूमन ही तो थे। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरें दूर कहीं पर चली जाती है, जैसे कि वो अपने कुछ पुराने यादों को याद कर रहा हो और याद करके उससे कहता है कि जब मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ वर्क प्लेस पर जाता था तब मैंने पॉलिटिशियन को काफी करीब से देखा है। सच और झूठ के बीच में सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है और पॉलिटिशियंस उस लाइन पर पूरी जिंदगी चलते हैं। लूसी भी बिल्कुल वैसा ही है, एक डरा हुआ फॉक्स है जो कि हर सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। इतना बोलते बोलते वो वायलेट के आंखों में देखता है और कहता है कि तुम तो उसे मुझसे अच्छे तरीके से जानती हो ना। वायलेट धीरे से सिर हिलाते हुए कहती है कि लूसी एक ऐसा वैम्पायर है जो कि नोबल वैम्पायर के लिए फूड अरेंज करता है। उसकी नोबल फैमिली के साथ में काफी अच्छा कनेक्शन है। विक्टर कुछ सेकंड तक उसको देखते रहता है और फिर कहता है खाना से तुम्हारा मतलब?
वायलेट उसका बात को पूरा करते हुए बिना रुके कहती है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, यहाँ पे इंसानों की ही बात हो रही है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है जैसे कि वो किसी चींटी की बात कर रही हो। मगर वहीं पर विक्टर अब समझ चुका था कि शायद यही वजह थी जिसके कारण इंक्विजिशन यहाँ तक पहुँचा है और वो लूसी का पीछा कर रहे हैं। और इसका मतलब लूसी को बेट बनाना शायद मैं सही फैसला कर रहा हूँ। विक्टर को इस नई दुनिया के बारे में अभी बहुत कम जानकारी थी, लेकिन एक बात वो अच्छे से समझता था कि किसी की ताकत के बारे में सुनना और उसे अपनी आंखों से देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो इंक्विजिशन के कैपेबिलिटी को खुद देखना चाहता था, क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन कभी इनफ नहीं होती है। लेकिन उसी पल उसके सीने में एक अजीब सी फीलिंग उठती है, एक ऐसा जैसे कि कॉमन सेंस उससे कह रहा हो कि उसे इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को कैटल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, ना कोई गिल्ट, एंगर, सिंपैथी, कुछ भी हो ही नहीं रहा होता है। और यही वो बात थी जो कि उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि कोई इंसान टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देखता है कि कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कितने सारे लोगों को मार दिया गया। उसे पता होता है कि वो लोग काफी ज्यादा सफरिंग में है, लेकिन उसका दिल रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ट्रेजेडी को दूर से सुनना और उसे खुद ही एक्सपीरियंस करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज होती है। विक्टर ये सब चुपचाप सोच रहा होता है, तभी वायलेट फिर से बोल उठती है, नॉर्मली नोबल वैम्पायर को ह्यूमन ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सुनकर विक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी वैम्पायर की नॉलेज तो सिर्फ इसी आइडिया पर बेस्ड थी कि वैम्पायर ह्यूमन का ब्लड पीते हैं, तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वायलेट उसको बताती है कि तुम ह्यूमन का ब्लड पी सकते हो, अगर चाहो तो तुम पी सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। नोबल वैम्पायर नॉर्मल वैम्पायर से कहीं ज्यादा पावरफुल स्पीसीज होते हैं, और इसी वजह से हमें ज्यादा पावरफुल ब्लड चाहिए होता है। अगर ऐसा ना हो तो हमें अपनी प्यास शांत करने के लिए मास जेनोसाइड करना पड़ सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब नोबल वैम्पायर शादी करते हैं, तब विचेस वहाँ पर एक स्पेशल तरह का रिचुअल करती है, जिससे हम अपने थ्रस्ट को अपने पार्टनर के ब्लड से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सब सुनकर विक्टर के दिमाग में अचानक से एक मेमोरी चमक जाती है, और उसे याद आता है कि जब वो ब्लड लस्ट से पागल हो रहा था, तब वो उस इंसान को जिसका दिल निकाल लिया था उसका खून पीने की कोशिश तो किया था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा घटिया लगा था, और सिर्फ वायलेट का ब्लड को पीने के बाद ही वो एकदम शांत हो पाया था। वो सब याद करके वो अपने आप से कहता है, तो अब मैं समझ गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। वहीं पर वायलेट आगे कहती है कि लेकिन कुछ वैम्पायर अपनी वाइफ का ब्लड बार बार पीते पीते बोर हो जाते हैं, और इसी वजह से लूसी जैसे वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं। वो ह्यूमन को किडनैप करते हैं और उन्हें उन नोबल वैम्पायर तक पहुंचाते हैं जो कि न्यू फ्लेवर को टेस्ट करना चाहते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर विक्टर समझने लगा होता है कि ये सब कैसे काम करता है, लेकिन एक और शब्द उसके दिमाग में अटक गया था, और वो था विचेस। पता नहीं क्यों उस शब्द को सुनते ही उसका हर इंस्टिंक्ट उसको वार्निंग देने लगा था, जैसे कि मुसीबत की स्मेल दूर से ही उसको महसूस हो रहा था। इसलिए वो उससे पूछ लेता है कि विचेस यानी कि चुड़ैल ये क्या है। वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था, क्योंकि उसे अब एहसास होने लगा था कि वो इस सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उतना नहीं जानता जितना वो सोच लिया था। हालांकि काफी सारी चीजें मूवी जैसी थी, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था। वायलेट उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि विचेस वो इंसानी औरत होती है जो कि मैजिक का यूज कर सकती है। वो उस मैजिक का यूज करके नेचर की कुछ चीजों को अल्टर कर सकती है। इतना बोलकर वो उससे पूछती है, तुम्हें वो मैजिक सर्कल याद है जो तुमने मेरी मेमोरीज में देखा था। वायलेट आगे कहती है कि उन मैजिक सर्कल को एंशिएंट वैम्पायर के रिक्वेस्ट पर विचेस ने बनाया था, लेकिन वो लोग पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग मशीनरी से अगर तुम सही कीमत देते हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगी। वहीं पर अब नया इन्फॉर्मेशन जानकर विक्टर थोड़ा सा एक्साइटेड होने लगता है और सोचता है कि ये दुनिया तो सच में मूवी जितनी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो धीरे धीरे वायलेट के लंबे बालों पर उंगलियां फेरने लगता है। उसका सिल्की व्हाइटी से सिल्वर हेयर उसकी उंगलियों के बीच बहने लगा होता है। ऐसे बाल जिनमें इंसान एंडलेसली अपना हाथ को फेरते रहे और कभी बोर ही ना हो। और सच कहे तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये काम घंटों तक कर सकता है। तभी वो फील करता है कि वायलेट उसके आर्म में हल्का सा स्क्विर्म कर रही है, मगर विक्टर फिर भी नहीं रुकता है और कैजुअली उसको बालों को सहलाता ही रहता है। उसको बस ऐसा लगता है कि वायलेट सिर्फ कंफर्टेबल हो रही होगी। उधर वायलेट की हालत धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी ब्रीदिंग हेवी होने लगती है, उसके गाल लाल हो चुके थे, लेकिन विक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
तभी कुछ देर के बाद में कागुया वापस लौट आती है और उसके साथ में नतालिया भी होती है। विक्टर नोटिस करता है कि वहाँ पर पहले जो वैम्पायर मौजूद थे वो सभी लोग बेसमेंट में जा चुके हैं और पूरा मैंसन का माहौल फिर से नेचुरल हो गया था, एकदम नॉर्मल हो लग रहा था। तभी कागुया विक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि लॉर्ड विक्टर, मेरा मानना है कि अब रुक भी जाइए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद लेडी वायलेट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। कुछ सेकंड के लिए एकदम साइलेंट छा जाता है। विक्टर ब्लिंक करने लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज होता है। हालांकि कागुया की आवाज पूरी तरह से न्यूट्रल थी, लेकिन ना जाने क्यों विक्टर साफ महसूस कर पा रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। वो जल्दी से वायलेट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वायलेट पूरी तरह से फ्लश्ड मेस बन गई होती है, पूरी तरह से लाल हो गई होती है और उसका चेहरा थोड़ा सा पसीना से भीग चुका होता है। वो एकदम तेज तेज सांस ले रही होती है और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो विक्टर को ऐसे ऑब्सेशन के साथ देख रही थी जैसे कि वो अभी कभी विक्टर को खा जाएगी। विक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जिसका कारण इसका ऐसा हालत हो रहा है। मैं तो सिर्फ इसका बाल को सहला रहा था, तो आखिर हो क्या गया। इन्हीं सब के बीच में उसकी नजर खिड़की पर जाती है जहाँ पर वो देखता है कि अब सुबह हो चुकी होती है। जो देखकर वो कहता है, लगता है कि मुझे वापस जाने का वक्त आ गया है, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरा कॉलेज जाने का टाइम आ गया है। जैसे वो ये कहता है, वायलेट तुरंत अपनी ड्रीमी अवस्था से एकदम बाहर आ जाती है और वो तुरंत विक्टर को कसकर पकड़कर कहने लगती है कि तुम वापस जाना चाहते हो। वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई होती है और कहती है, लेकिन अब पढ़ाई करने का मतलब ही क्या है। वो अपने दोनों हाथों को विक्टर के गर्दन को चारों तरफ टाइट कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना चाहिए। विक्टर कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई ऐसा पैरासाइट नहीं बनना चाहता हूँ जो कि पूरी तरह से अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट हो। फिर वो थोड़ा सा टेजिंग स्माइल के साथ कहता है, हालांकि तुम्हारा मेरा सुगर मामा बनना थोड़ा सा बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं वैम्पायर हूँ, डिजेनरेट नहीं हूँ। वायलेट कुछ सेकंड तक उसको वैसे घूरते रहती है, फिर शांत होकर कहती है, तो फिर तुम कॉलेज वापस क्यों जाना चाहते हो। विक्टर थोड़ा सा चुप हो जाता है, फिर एकदम सीरियसनेस के साथ कहता है, अगर सच बोलूं तो मैं इकोनॉमिक पढ़ाई कर रहा था ताकि डिग्री लेकर अच्छी तरह से कोई जॉब करके फैमिली को मदद कर सकूं। मेरी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन अब वैसे नहीं रही जैसी तब थी जब मैं 15 साल का था। मैं मैकडी में जॉब करता था जहाँ पर हर घंटे के मुझे $15 मिलते थे। उसी पैसों से मैं अपना कॉलेज का फीस पे करता था। यही सब बोलते बोलते वो अपने पेल हाथों को देखता है। वो अपनी उंगलियों को कुछ सेकंड तक चुपचाप देखते रहता है और सोचता है कि अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा, अब मैं पूरी तरह से एकदम अलग एग्जिस्टेंस बन चुका हूँ। और इतना सोचकर वो उससे कहता है, अब मुझे उस जॉब की जरूरत नहीं है। मेरे अभी का कंडीशन के हालात पर मैं अपने फैमिली को अबैंडन करने वाला तो हूँ नहीं। अगर मैं अपनी मम्मी के पास आसपास नहीं रहूंगा तो वो एकदम बोरियत से पागल ही हो जाएगी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ज्यादा दोस्त भी नहीं बना सकती है। यही सब बोलते बोलते विक्टर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हालांकि वो अभी वैम्पायर बन चुका था, लेकिन उसका अंदर का इंसान अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। वो अभी भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स का परवाह कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, और वो उन लोगों में से नहीं था जो कि अचानक डार्क और एजी बन जाते हैं और कहते फिरते हैं कि मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ, मैं अपने लव्ड वंस के लिए खतरा बन चुका हूँ, मुझसे दूर रहना वगैरह वगैरह। वैसा विक्टर नहीं है। वो उससे कहता है कि मैं अपना रेस तो मेरा बदल गया है, लेकिन मैं अभी भी वही इंसान हूँ। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। अब उससे पता चल चुका था कि ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने का तरीका उसके पास मौजूद है, तो अपने फैमिली को हर्ट करने का डर लगभग उसके मन से खत्म ही हो चुका था। वायलेट चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। फिर वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर पूछती है, तो इसका मतलब तुम फिर भी कॉलेज जाना ही चाहते हो। विक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपना जॉब क्विट कर रहा हूँ और कॉलेज जाऊंगा, बस थोड़ा सा स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। इतना बोलते बोलते वो थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि मेरी बीमारी का कारण मैं हमेशा एकदम डर डर के जीता था। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स खेलना चाहता था, स्विमिंग करना चाहता था, बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से मैं ये सब कभी कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब वो ऑब्स्टेकल नहीं रहा है। अब मेरे पास वो बॉडी है जो कि किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे डर कर जीने की जरूरत नहीं है। यही सब बोलते बोलते वो अचानक वायलेट की तरफ देखता है और पूछ लेता है, क्या तुम भी साथ मेरे साथ चलना चाहोगी। वायलेट एक पल के लिए एकदम चौंक हो जाती है क्योंकि उसको इस सवाल का उम्मीद था ही नहीं। वहीं पर विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, वेल मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जो हो तो तुम्हें मेरी फैमिली और फ्रेंड से मिलना ही चाहिए ना। वायलेट तो एकदम एक सेकंड के लिए उसको देखते ही रहती है, जैसे कि उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस कर रहा हो कि विक्टर ने क्या कह दिया।
लेकिन वहीं पर विक्टर के दिमाग में सिर्फ यही इमोशन चल रहा था कि वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहा था कि अगर वायलेट उसके साथ रहने लगेगी तो उसका फैमिली को कोई भी कुछ चोट पहुंचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस वैम्पायर वर्ल्ड में वायलेट काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, उसका फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर स्नो क्लान के प्रिंसेस खुद ही उसके घर में रहेगी तो कोई भी स्टूपिड वैम्पायर उसके फैमिली को चोट पहुंचा ही नहीं पाएगा, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। वहीं पर पूरा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद में वायलेट के चेहरे पर एकदम काफी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, जैसे कि किसी बच्चे को एकदम पसंदीदा चीज उसकी मिल गई हो। और वो अगले ही पल विक्टर से एकदम लिपट जाती है, वो उसकी आड़ में कसकर विक्टर को चारों तरफ से लिपट लेती है और वो एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। विक्टर उसको वैसे रिएक्ट करते देखकर थोड़ा सा हंस पड़ता है और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और अपने मन में कहता है अगर सच बोलूं तो इसको खुश देखकर सच में काफी अच्छा लगता है। वहीं पर वायलेट अचानक काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल उठती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और बिना विक्टर को कोई भी वार्निंग दिए उसका हाथ पकड़कर उसको खींच कर लेकर जाने लगती है और कहती है कि चलो अभी चलते हैं। विक्टर उसके पीछे पीछे चलते हुए अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि वेल मुझे अब इसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो खुद ही मेरे साथ आने के लिए फैसला कर ली है। ये सोचकर वो एकदम लाल आंखों के साथ में उससे कहता है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुमको मेरा फैमिली को तुम प्रोटेक्ट करोगी। ये सुनकर वायलेट कुछ सेकंड के लिए उसको देखती है, फिर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस इस्माइल के साथ कहती है बस इतनी सी बात है, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम ही लोग होंगे जो कि मेरे फैमिली से टकराने की हिम्मत लेते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली अब मेरी फैमिली भी है क्योंकि हम लोग मैरिड है, इसलिए ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फैमिली की सुरक्षा करूंगी। विक्टर फिर से उसको देखने लगता है और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए सोचता है कि क्या ही बोलूं, ये तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर पीछे खड़ी कागोया धीमी आवाज में कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो लेडी वायलेट को मैनिपुलेट किया गया हो। हालांकि वो काफी धीरे धीरे कह रही थी लेकिन उसकी आवाज इतनी भी धीमी नहीं थी। नतालिया हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि हाँ, और शायद उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कागोया बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है कि हमारी जिंदगी खत्म तो नहीं होने वाली है ना। फिर वो विक्टर की तरफ देखते हुए कहती है क्या होगा अगर लॉर्ड विक्टर ने हम पर भी हाथ डालने का डिसाइड कर लिया तो। नतालिया तुरंत कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि उसका हमें कोई इंटरेस्ट नजर तो पड़ता नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो शायद लेडी वायलेट हमें मार ही देंगे। कागुया भी सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसे भी स्टोकर का लव को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनते ही नतालिया जल्दी से उसका मुंह बंद करवा देती है और कहती है कि ऐसा मत बोलो। फिर वो धीरे से इधर उधर देखते हुए कहती है कि अगर लॉर्ड विक्टर को पता चल गया कि लेडी वायलेट उसे काफी टाइम से स्टॉक कर रही थी तो क्या होगा। और इसी के साथ में यही पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।